हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका कूई इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स में आपको बताएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या उनके लिए किस किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस 1 हमने कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, ऊर्जा का गणना करेंगे, फोटोन की ऊर्जा। तो हमने लिखा केस 1। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर फाउंडेशन, है ना। तो फाउंडेशन के लिए कुछ पॉइंट्स लिखने हैं हमको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। सो फर्स्ट केस, तो हमने फर्स्ट केस में लिखना है क्या, फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा किसको कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे इसमें फोटोन की ऊर्जा को। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी देखते हैं। तो हमने लिखा फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E = h न्यू = hc बाय लैम्डा। ये फोटोन की ऊर्जा आती है, सारी वैल्यूज़ रखेंगे हम इसमें। h की वैल्यू होगी 6.63 × 10⁻⁻34। c की वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हमने पढ़ा था ये वैल्यू किस में आ जाएगी सॉल्व करने पे, आपकी जूल में। नाउ इस वैल्यू को हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड लगाएंगे और ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यह जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे कंडीशन है कि यदि लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉन्ग में है। ऐसा कब पॉसिबल है कि यदि लैम्डा का जो मान है वो किस में है, एंगस्ट्रॉन्ग में है, ठीक है। तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अच्छे से याद कर लें। E = 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फर्स्ट कंडीशन है ये। सेकंड केस की बात करते हैं हम इसमें। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, केस 2 क्या कहता है, केस 2 फोटोन का संवेग। हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है इसमें फोटोन का संवेग। तो देखें फोटोन का संवेग क्या आएगा, तो फोटोन का संवेग का फॉर्मूला होगा P = E/c। क्या होगा, P = E/c, फोटोन का संवेग। कल भी हमने देखा था, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से E = m/c²। E = क्या होगा, mc²। इसको सॉल्व करें तो हमने इसको mc/c कर दिया। द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग होता है। तो E = p/c। तो संवेग क्या जाएगा, E/c। संवेग क्या जाएगा, E/c, ठीक है। अब और हम लिखें तो E को क्या लिख सकते हैं, hν/c। क्या लिख सकते हैं, hν/c। और न्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू को लिख सकते हैं c/λ। तो c/λ। तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी बन गया संवेग का। तो यह जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा h/λ। मतलब संवेग का जो फॉर्मूला बना वो क्या हो जाएगा, E/c = h/λ। ये क्या बन गया, संवेग बन गया। क्या बन गया, संवेग बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फोटोन का संवेग आ गया, फोटोन की ऊर्जा की गणना कर दी। फोटोन का रेखीय संवेग, फोटोन की किसकी गणना कर दी हमने, ऊर्जा की। नेक्स्ट है फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान। तो देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, केस 3। नेक्स्ट हमको देखना है क्या, केस 3। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, केस 3 में हम लिखेंगे फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान। फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान। फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान कितना आएगा, तो हमने लिखा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से E बराबर होता है mc²। तो आपको द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m = E/c²। फॉर्मूला लिख दें, E को हम लिखेंगे hν/c² और न्यू को क्या लिखेंगे, c/λ। कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, हमने पढ़ा है C = फॉर्मूला होता है ν/λ। तो न्यू = क्या बनेगा, c/λ। जब हमने इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट किया
तो जो द्रव्यमान आएगा m इक्वल टू एच अपॉन सी स्क्वायर इंटू न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा। इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो जो द्रव्यमान आएगा वो आ जाएगा एच अपॉन लेमडा सी। क्या जाएगा, एच अपॉन लेमडा सी। यहाँ से हम देखें कि प्रभावी द्रव्यमान जो है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका द्रव्यमान कम, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका द्रव्यमान कम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो लाल रंग है, लाल रंग के फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान कम होता है, जबकि बैगनी रंग के फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान अधिक होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये बात स्पष्ट कर सकते हैं, ये इस बात को कह सकते हैं क्या, कि लाल रंग के फोटोन का द्रव्यमान, क्या कहेंगे यहाँ से, लाल रंग के फोटोन का द्रव्यमान, लाल रंग के फोटोन का द्रव्यमान बैगनी रंग के फोटोन के द्रव्यमान से, बैगनी रंग के फोटोन के द्रव्यमान से, बैगनी रंग के फोटोन के द्रव्यमान से, फोटोन के द्रव्यमान से कम होता है, द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा लाल रंग का जो फोटोन है उसका द्रव्यमान जो होगा बैगनी रंग के फोटोन के द्रव्यमान से क्या आएगा, कम आएगा। मतलब लाल रंग का फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, और बैगनी रंग के फोटोन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, तो फोटोन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने ऐसा भी पढ़ा है कि एक तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में एक होती है आपकी कौन सी, गामा किरण। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम या तरंगदैर्घ्य का क्रम, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम। अगर तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में हम नियोजित करें इन सभी को, तो देखिए कैसे नियोजित होगा तरंगदैर्घ्य के क्रम में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा, गामा किरण। गामा किरण जो होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। फिर एक्स किरणें, फिर उसके बाद परावैगनी, फिर कौन आएगा, दृश्य प्रकाश। ठीक है, परावैगनी किरणें, फिर कौन आएगा, दृश्य प्रकाश, फिर कौन आएगा, अवरक्त किरणें या अवरक्त प्रकाश। उसके बाद कौन आएगा, सूक्ष्म तरंगें, और लास्ट में कौन आएगा, रेडियो तरंगें। सूक्ष्म तरंगें लास्ट में आएगा, रेडियो तरंगें। ठीक है, ये होती हैं, ध्यान रखें क्या क्या बताया, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें। तो अगर यहाँ पे भी पूछ लें कि गामा किरण फोटोन का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, ठीक है, और रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तो द्रव्यमान कम। तो ये प्रभावी द्रव्यमान जो है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात क्लियर हो गई, प्रभावी द्रव्यमान की गणना कर ली हमने। अब बात करते हैं तीव्रता की। किसकी बात करते हैं, तीव्रता की। तो देखो, प्रकाश की तीव्रता कह सकते हैं हम, या फोटोन की तीव्रता कह सकते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश की तीव्रता या फोटोन की तीव्रता। तो हमने नेक्स्ट केस लिखना है, नेक्स्ट केस 4 क्या है, केस 4 में हम बात करें तो देखिए केस 4 क्या है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस 4 की। तो केस 4 क्या है देखते हैं हम। तो केस 4 की बात करें जब भी, तो देखिए केस 4 को हम क्या लिखेंगे, जस्ट 1 मिनट। केस 4 को हम लिखेंगे, ये देखिए, तो हमने लिखा नेक्स्ट, ये केस हमारा कौन सा हो गया था, केस 3 हो गया था। अब हम बात करते हैं केस 4 की, ये थर्ड केस था। अब हम बात करते हैं किसकी, केस 4 की। तो देखिए केस 4 की अगर हम बात करें तो हमने लिखा नेक्स्ट कंडीशन केस 4, प्रकाश की तीव्रता। तो देखें अगर हम बात करें कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता को कहेंगे
किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विकिरित शक्ति, क्या बताया, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विकिरित शक्ति प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। तो I बराबर हमने लिख दिया P/A, ये तीव्रता आ गई। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय, तो ऊर्जा बटे समय लिख सकते हैं इसको। तो इसका सूत्र बन गया प्रकाश की तीव्रता का। अगर हम इसकी इकाई की चर्चा करें, प्रकाश की तीव्रता की इकाई की चर्चा करें, तो देखिए क्या आएगा, I = P/A। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर, क्या आएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर, या यह जाएगी E/AT। तो ये क्या बन जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये क्या बन जाएगी इसकी इकाई। अच्छा, अब ये आ गई आपकी क्या, तीव्रता आ गई। आगे देखें, इसमें हम ऐसे कहें कि यदि स्मॉल, ये क्या है, तीव्रता में E क्या है, T समय में फोटोन की ऊर्जा, यहाँ हम लिखें जो A है, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ E बराबर स्मॉल t समय में आपतित फोटोन की ऊर्जा, स्मॉल t समय में आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, ये स्मॉल t समय में आपतित फोटोन की ऊर्जा। A क्या है, A है क्षेत्रफल, A क्या है, क्षेत्रफल। फिर हमने यहाँ पे n लिखा, क्या लिखा, n क्या है, स्मॉल t समय में आपतित फोटोन की संख्या, आपतित फोटोन की संख्या, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये हमने कह दिया इसको पहला समीकरण। अब देखिए, स्मॉल t समय में आपतित फोटोनों की संख्या है, ये पहला समीकरण हो गया। तो हम यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तीव्रता है I, वो बराबर आएगी किसके, E/AT, या आप ऐसे कर लें कि t समय में आपतित फोटोन की ऊर्जा, और t समय में कितने n फोटोन आपतित होते हैं, तो E बराबर हम क्या लिखेंगे, hν, एक फोटोन की ऊर्जा होती है, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hν, तो n फोटोनों की हो जाएगी E बराबर Nhν, ये n फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी, कितने फोटोन की हो जाएगी, n फोटोनों की, कितनी हो जाएगी, Nhν। अच्छा, तो तीव्रता का सूत्र देखें तो हमने ऐसा पढ़ा है, वी नो दैट तीव्रता होती है E/AT, E का मान रखें तो Nhν/AT, ठीक है। अब प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो हम देखें यहाँ पे, चूंकि स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/T, बराबर क्या लिखेंगे, इकाई समय में आपतित फोटोन की संख्या, इकाई समय में आपतित फोटोन की संख्या, आपतित फोटोन की संख्या, इकाई समय में आपतित किसकी संख्या है, ये फोटोन की संख्या है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, NhνA, और हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू को क्या लिख सकते हैं, और Nhν को लिख सकते हैं C/λ, तो A λ। ये बात क्लियर हो गई। इसको हमने नाम दे दिया क्या, समीकरण नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करें, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा टर्म आपका, समीकरण 1 एवं 2 से। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं हम। तो जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए I जो था वो किसके बराबर था, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इक्वल टू NhcA/λ, ठीक है। एक A से एक A आपका कैंसिल हो गया, तो पावर शक्ति का जो सूत्र आया यहाँ से वो क्या आया, शक्ति आ गई P बराबर Nhcλ
लेमडा, और आप ऐसे भी कह सकते हैं NH न्यू, ये शक्ति आ गई। लेकिन प्रति इकाई समय में आपतित फोटोन की संख्या चाहिए, फोटोन की संख्या चाहिए, तो इसका इधर गुणा करें। ठीक है, इकाई समय में आपतित किसकी संख्या चाहिए? फोटोन की संख्या चाहिए। और अगर फोटोन की संख्या चाहिए तो इसका इधर गुणा करें, मतलब n का मान कितना आ गया? P लैम्डा बाय HC। कितना आ गया? P लैम्डा अपॉन HC। ये सभी मान रख लेते हैं, तो हमने लिखा P लैम्डा डिवाइडेड बाय H 6.63 10 की पावर -34 और C 3 × 10 टू दी पावर 8। ठीक है, फाइनली ये सॉल्व करके क्या बना आपका? n इक्वल टू, ये बना P लैम्डा अपॉन, गुणा करें 19.89। ठीक है, 19.89, इसको सॉल्व किया तो इंटू 10 की पावर -26। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 की पावर 26, अभी डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हमने इसको ऊपर लिखा तो यह जाएगा n इक्वल टू 100 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई, ये नियर अबाउट 20 मान लें, नियर अबाउट क्या मान लें? 20 P लैम्डा। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ गई इसकी, वो आ गई नियर अबाउट 20 है ये, तो n इक्वल टू, आपको ये वैल्यू याद रखनी है 5 × 10 की पावर 24। लेकिन ये किस में है? किसकी वैल्यू थी? HC की हम देखें तो H होता है क्या? प्लांक कांस्टेंट जूल इनटू सेकंड, और C क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू जूल इनवर्स मीटर इनवर्स इनटू P लैम्डा, ये n की वैल्यू आ गई, याद रखें। ठीक है, तो हमने कितने? 4 केस पढ़े, ऊर्जा निकाल दी, संवेग निकाल दिया, प्रभावी द्रव्यमान निकाल दिया, और आपतित विकिरण की क्या कैलकुलेट कर ली? अभी हमने तीव्रता भी कैलकुलेट कर ली। अब हमको बात करना है विकिरण बल एवं विकिरण दाब। क्या कैलकुलेट करना है? विकिरण बल एवं विकिरण दाब। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकिरण बल। क्या लिखेंगे हम? विकिरण बल एवं विकिरण दाब। विकिरण बल एवं विकिरण दाब, विकिरण बल एवं विकिरण दाब, इसकी चर्चा करेंगे, विकिरण बल एवं विकिरण दाब की। तो इसमें पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है? पहली, जब सतह पूर्णतः परावर्तक हो। दो स्थितियां पढ़नी है, एक तो सतह पूर्णतः परावर्तक हो और एक सतह पूर्णतः अवशोषक हो। तो पहली स्थिति है जब सतह पूर्णतः परावर्तक हो। जब सतह पूर्णतः परावर्तक हो, ठीक है, जो सतह है वो पूर्ण रूप से परावर्तित करती है, परावर्तन करती है प्रकाश का। ऐसे ये सतह हो गई। सतह कैसी है? पूर्णतः परावर्तक सतह है। सतह क्या करती है? पूर्णतः परावर्तन करती है किसका? प्रकाश का। तो सतह हमारी यहाँ पे जो है वो कैसी है? पूर्णतः परावर्तक सतह है। कैसे? एक फोटोन आया है, इस सतह पर टकराया, क्या है फोटोन का संवेग? P बराबर h/λ, अभी हमने पढ़ा था। अब इस सतह ने इस फोटोन को क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। ऐसे परावर्तक होके ये फोटोन वापस चला गया, तो ये यहाँ पे अंतिम संवेग P2 बराबर आएगा h/λ। ठीक है, ये आपतित फोटोन है। ये क्या है? आपतित फोटोन। ये है आपका आपतित फोटोन, आपतित फोटोन। और ये क्या है? परावर्तित फोटोन, परावर्तित फोटोन। ठीक है, तो विकिरण बल और विकिरण दाब ज्ञात करना है। जब सतह पूर्णतः परावर्तक हो, पूर्णतः परावर्तित हो, तो इसका मतलब किसी भी प्रकाश की हानि नहीं होती है, सतह ने परावर्तित कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? आपतित फोटोन P1 हो गया संवेग और परावर्तित का P2 हो गया। तो हमने लिखा विकिरण बल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? विकिरण बल। विकिरण बल, विकिरण बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन बटे समय, और संवेग परिवर्तन क्या होता है? P2 - P1 डिवाइडेड बाई T। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, तो हम मान लो यहाँ पे हमने कहा एक फोटोन आपतित होगा तो संवेग h/λ,
n फोटोन आपतित होंगे तो NH बाई लेमडा, तो क्या लिखेंगे अंतिम, क्या लिखेंगे NH अपॉन लेमडा माइनस, ठीक है, P2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस क्या हो जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देखें यहाँ पे माइनस NH बाई लेमडा, क्या लिखेंगे हम माइनस NH बाई लेमडा माइनस NH बाई लेमडा। अब ये कैसे लिखा डिवाइडेड बाई T, इसको थोड़ा समझें। आपतित जो फोटोन है उसकी दिशा किधर है, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ है। आपतित फोटोन की दिशा धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ है, तो P1 को मैं लिखूंगा धनात्मक है ना, तो NH बाई लेमडा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं P2 को लिखूंगा तो देखो परावर्तन होकर विपरीत दिशा में ऋणात्मक अक्ष की तरफ जा रहा है, तो मैंने लिखा माइनस NH बाई लेमडा। इसको मूल बिंदु माने, इधर पॉजिटिव की तरफ आ रहा था, इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो माइनस NH बाई लेमडा। तो P2 माइनस NH बाई लेमडा और P1 NH बाई लेमडा, लेकिन माइनस फॉर्मूले का आ गया अपॉन T। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल क्या लिखेंगे माइनस 2NH अपॉन लेमडा इंटू T। और हमने ऐसा पढ़ा है कि ये फॉर्मूला एक आ गया, तो हमने विकिरण बल, तो देखो सतह द्वारा फोटोन पर लगाया गया बल या सतह द्वारा स्थानांतरित संवेग, तो हमने लिखा सतह द्वारा फोटोन पर विकिरण बल, फोटोन पर आरोपित विकिरण बल। तो फोटोन पर आरोपित विकिरण बल की बात करें तो ये फॉर्मूला पॉजिटिव हो जाएगा, F इज इक्वल टू 2NH अपॉन लेमडा टी। ये बल का फॉर्मूला आ गया। आगे इसके बात करेंगे तो देखिए आगे क्या फॉर्मूला बनेगा, आगे बनेगा आपका F इज इक्वल टू 2NH डिवाइडेड बाई लेमडा टी। तो यहाँ पे प्रति एकांक समय में आपतित फोटोन की संख्या N/T होगा, इसको मैंने लिख दिया क्या 2NH बाय लेमडा। ये विकिरण बल एक फॉर्मूला और मिल गया इसका, किसका विकिरण बल का, कितना मिल गया 2NH बाय लेमडा। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा पढ़ा था कि जो N होता है वो होता है P लेमडा बाय HC। क्या होता है P लेमडा बाय HC। वैल्यू रखी हमने तो F इक्वल टू 2 P लेमडा बाय HC, N का मान इंटू H अपॉन लेमडा। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व किया हमने जैसे ही तो ये आ जाएगा, लेमडा से लेमडा गया, H से एक H गया, तो ये बल आ गया कितना 2P अपॉन C, 2P बाय C। P क्या है शक्ति है, P क्या है शक्ति है, ध्यान रखना इसको, P क्या है शक्ति, P शक्ति है। अच्छा अब शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है पावर रेडिएट शक्ति। आ गया फाइनल देखें तो 2P/C मिल गया हमको, ये बल आ गया, क्या आ गया विकिरण बल का मान आ गया, और विकिरण बल के सारे फॉर्मूले आ गए ये। अब हमको चाहिए विकिरण दाब, क्या चाहिए विकिरण दाब, विकिरण दाब क्या होता है, दाब का सूत्र पड़ा है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना आया है, बल आया है आपके पास में कितना 2NH अपॉन लेमडा टी इंटू ए, एक फॉर्मूला, ठीक है। N/T को आप क्या लिख सकते हो स्मॉल n, तो 2NH अपॉन लेमडा ए, ये लिख दिया, ये फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है। अच्छा जी अब हमको क्या लिखना है विकिरण बल का F अपॉन ए, F का एक मान ये भी तो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 2P/CA, और P अपॉन C को क्या लिख सकते हैं P अपॉन A को दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल को I लिख सकते हैं 2I/C। ये सभी इसके फॉर्मूले आ गए किसके विकिरण दाब के। तो समझ आया कि पूर्ण परावर्तक सतह पे विकिरण बल और विकिरण दाब को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इतना पढ़ के आइएगा, कल हम इसके आगे अगर पूर्णतः अवशोषक सतह है तो ये कैसे व्यवहार करेगी इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।